दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में इस जो हम टॉपिक जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो जापान जा रहे हैं और जापान में टोक्यो में जो है वहाँ पर अ, वो जापान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उस पर बात करेंगे और साथ साथ में जो है 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर, ये दो जो डेट है इस डेट में जो है एससीओ की समिट हो रही है संघाई में। तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो समिट हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, उसमें शी जिनपिंग ने इनको न्योता भेजा है। तो आज की डेट में ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पहले जापान जाएंगे, उसके बाद फिर चाइना जाएंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में एससीओ समिट के बारे में और जापान विजिट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस सप्ताह एशियाई यात्रा पर हैं। अब ये एशियाई यात्रा पर हैं तो फिर क्या जो है जापान में क्या बेसिकली जो है इनका मोटो है, उद्देश्य क्या है, और उसके बाद जो एससीओ की मीटिंग जो होने जा रही है, एससीओ की समिट होने जा रही है, वहाँ पर जा कर के संघाई में जो है प्रधानमंत्री जा रहे हैं शी जिनपिंग की जो इनविटेशन पर। तो पहले जापान में के टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता और फिर चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और भारत की कूटनीति के लिए ये बेहद अहम मानी जा रही है। अब ये बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है कि चाइना का वर्चस्व जो है एक तरह से जो है चाइना डोमिनेटिंग हो गया है। अब चाइना जो है वो पूरी तरह से जो है एशिया में जो बात कर रहा है कि सुपर पावर बनने की जो कोशिश कर रहा है या फिर सुपर पावर अपने आप को जाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ जो है भारत की जो कूटनीति है उसको लेकर के जो हमारे देश का जो की जो स्थिति है उसको वहाँ पर जो है जापान में और एससीओ के सम्मेलन में जो है ये कूटनीति किस प्रकार से जो है बेहद जो है इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। तो ये यात्रा जो है 2 स्तरों पर ख़ास तौर से भारत को नए अवसर देती है। पहला तो है जापान के साथ साझेदारी को नई गति देना, दूसरा है चीन के साथ संबंधों में धीरे धीरे सामान्यीकरण की दिशा में आगे बढ़ना। तो चाइना के साथ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैकमोहन रेखा तो चाइना ने कभी मानी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उसको कभी नहीं माना, पहली बात। दूसरा जो है चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बांध बना रहा है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि चाइना जो है पाकिस्तान जो कि हमारा जो बहुत बड़ा जो है एक तरह से हमारे देश में जो आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है और बेसिकली जो है आतंकवादी गतिविधियों जो होती हैं उनमें लिप्त रहता है और उनको जो है संरक्षण प्रोवाइड करता है। तो चाइना जो है पाकिस्तान को भी शेल्टर करता है, उसको भी इकोनॉमिक रूप से और मिलिट्री रूप से जो है उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है और उसको सहयोग देता है। तो ये इस बात को लेकर भी है और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिका संबंधों में अप्रत्याशित तनाव देखा जा रहा है। तो अप्रत्याशित तनाव ये H1B वीज़ा को लेकर देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो है नागरिकों को, जो अमेरिकन नागरिकों को, अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रंप की, वहाँ ही चलाई जा रही है और H1B वीज़ा को ख़त्म किया जा रहा है ताकि जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी जो डिग्री होल्डर्स हैं, ख़ास तौर से आईटी के या मेडिकल क्षेत्र के या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र के या फिर अन्य किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र से जो भी ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं वो वहाँ पर जो है नौकरियाँ करते हैं, जा कर के अमेरिका में की कंपनीज़ में नौकरी करते हैं। तो वहाँ पर बोला गया है कि अमेरिका फर्स्ट का ये नारा दिया गया है ट्रंप के द्वारा और ट्रंप ने जो है इस पर जो है बात करी है कि हम H1B वीज़ा को समाप्त कर रहे हैं और उसकी जगह पे जो है वो एक तरह से गोल्डन कार्ड की पॉलिसी ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक लेवल भी डिसाइड किया गया है ट्रंप के द्वारा, तो उसको जो है अलग से हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ये भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के भी ये इसीलिए अप्रत्याशित तनाव है और चूँकि इसीलिए जो लेकर के जो है टैरिफ भी अमेरिका ने जो है 50% की बात कही है
इंडिया में, तो इस वजह से वैश्विक नज़रें जो हैं वो मोदी जी के टोक्यो और तियानजिन की कूटनीति पर टिकी हुई हैं। तो तियानजिन इन द सेंस कि तियानजिन में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होने जा रही है उस पर टिकी हुई हैं। तो जापान यात्रा का महत्व क्या है कि यहाँ पे जहाँ तियानजिन में मोदी जी का लक्ष्य होगा कि चीन के साथ तनाव कम करना, और वही टोक्यो में मकसद है कि भारत जापान के जो राजनीतिक रिश्ते हैं, या कह सकते हैं जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, जो संस्कृति को लेकर जो कोऑपरेशन है, और उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको और अच्छाई और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। तो भारत जापान की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी नई ऊंचाइयों तक ये ले जाना, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापार और प्रौद्योगिकी के सहयोग में नई पहलों को होने की उम्मीद है। ट्रंप की नीतियों ने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे अमेरिकी सहयोगियों को असमंजस में डाल दिया है। यहाँ पर फिर है कि अमेरिका से तनाव और नई चुनौतियाँ भी हैं। तो मोदी जी का ये दौरा जो है ऐसे समय में हो रहा है जो भारत अमेरिका के संबंध जो है वो अनापेक्षित जो है एक तरह से तनाव में चल रहे हैं, चूँकि 50% टैरिफ जो है लगाने की बात कही थी, जो कि आने वाले समय में जो है इसको जो है अमेरिका थोप सकता है। और चूँकि रसिया से जो है क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करने की बात को लेकर के भी अमेरिका ने दबाव डाला कि भारत जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल ना ले, सस्ते या फिर एक तरह से कम दामों में जो है वो ना ले। तो इसको भी एक तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका की जो ये एक तरह से जो नीति है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सही है नहीं है, और ना ही जो है ये एशिया कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए है। तो एक तरह से ये एक तरह से जो ट्रंप का जो रवैया है जो अमेरिकन राष्ट्रपति का, वो भारत के जो कह सकते हैं कि जो हमारी जो नीतियां हैं या जिस तरीके के जो हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ में जो अभी तक हुए, उनको लेकर के ये बात कही जा रही है कि ट्रंप जो है ज़बरदस्ती जो है इसको भारत में इसको थोप रहे हैं, जो कि टैरिफ लगा रहे हैं 50%। अब इसमें मोदी जी का यह दौरा जो है इस समय वर्ल्ड में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव देखा जा सकता है। अब भारत की अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? व्यापारिक विवाद। अब व्यापारिक विवाद की जैसा मैंने बताया कि H1B वीज़ा जो है, तो H1B वीज़ा ये बेसिकली दिया जाता है विदेशी नागरिकों को अमेरिका में, और बेसिकली जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो ख़ास तौर से इंजीनियरिंग क्षेत्र से होते हैं या मेडिकल क्षेत्र से होते हैं या टेक्नोलॉजी क्षेत्र से होते हैं। और वो ग्रेजुएट्स लोग जो है जा कर के इस वीज़ा के तहत ये 6 साल के लिए जो है दिया जाता है वहाँ पे, एक तरह से वहाँ पर 6 साल तक जो है व्यक्ति वहाँ पर काम कर सकता है वहाँ की कंपनियों में जो है रिक्रूट होकर के। तो इसके लिए जो है उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट को जो है प्रेफरेंस दी है कि अमेरिका के नागरिकों को हम जो है पहले जो है जॉब देंगे, उसके बाद ही जो है कि विदेशी नागरिकों को जॉब देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि विदेशी जो इंडिया के हैं या फिर चाइना के हैं या फिर अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उन पर जो है एक तरह से अमेरिका दबाव डाल रहा है वहाँ, और जो अन्य देशों के जो वहाँ पे नागरिक हैं उनको जो है वापस भेज रहा है। तो इस को लेकर के ये बात इम्पोर्टेंट है। और साल 2024 में भारत का अमेरिका पर निर्यात जो था वो 88 अरब डॉलर रहा था, लेकिन भारत का लगभग 45 अरब डॉलर का अधिशेष मिला। अब इसके मुकाबले में रशिया और चाइना जो है उनको भारत का निर्यात मिलाकर के उनका केवल 20 अरब डॉलर रहा है। यानी कहने का मतलब है अमेरिका जो है वो उस अमेरिका से जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं वो कंपैरेटिव अगर देखे जाएं रशिया और चाइना से तो ज़्यादा है। तो दोनों देशों के साथ भारत का भारी व्यापार घाटा भी है। चीन पर निर्भरता और असुरक्षाएं भी हैं, एक तरह से इनसिक्योरिटी भी है और चीन पर निर्भर भी हैं हम, क्योंकि चाइना के जो गुड्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना, उसके बाद जो है अदर कंट्रीज़ में भी करता है। तो हमारी इंडिया में भी जो है चाइना गुड्स जो है वो आते हैं। तो भारत की कई अहम औद्योगिक ज़रूरतें अब भी चीन पर निर्भर हैं। तो चीन में जो दुर्लभ पृथ्वी धातु हैं, जो कैसे कह सकते हैं कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं,
या मैग्नेट्स हैं, उन पर जो है पाबंदी लगाई है, जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक तरह से यहाँ पर उसको दिखाया जा रहा है कि ये जो पृथ्वी धातु है इसके लिए ज़रूरी है। तो दूसरा जो है कि सुरंग खोदने की मशीनरी जो है उसको भी टनलिंग इक्विपमेंट से उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि एप्पल के आईफोन है उनका जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट था, उस प्रोडक्शन यूनिट में जो भी चाइना के जो इंजीनियर्स थे, तो उन चीनी इंजीनियरों को भी भारत से वापस बुला लिया है। तो अब इसको लेकर के रशिया और ऊर्जा सुरक्षा पर भी संकट है। तो रूस से सस्ता तेल खरीदना ये भारत के लिए हमेशा सही रहा है और इसको एक वरदान माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अमेरिका रूस टकराव का हिस्सा बन गया है। तो अमेरिका रूस टकराव का हिस्सा, अब जैसा कि यूक्रेन से वार भी चल रहा है रूस का, नाटो का समर्थन भी है यूक्रेन को, और दूसरी तरफ जो है रशिया है। तो पहले से ही जो है हम लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो है शीत युद्ध चलता रहा है और ये दो ध्रुवी पावर रही हैं ये, और उसके बाद जो है तीन ध्रुवी हो रही हैं। तो चूँकि चाइना जो है अपने आप को जो है इससे जो है इम्प्रूव कर रहा है, तो अभी रिसेंटली जो है एक चीज़ देखने को मिला है कि चाइना का जो ऐप था टिकटॉक, उसको फिर से जो है इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है, और भी जो है चाइना के साथ जो है बेहतर जो है अपने संबंध बनाने के लिए इंडिया तत्पर है, भारत तत्पर है। कारण क्योंकि जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की बात कही है, तो उसमें भारत पे सबसे ज़्यादा टैरिफ है, उसके बाद रशिया पर भी टैरिफ है, और फिर जापान और चाइना पर भी टैरिफ लगाने की बात कही है। तो सभी देश जो हैं अमेरिका के एक तरह से जितने भी ऐसे देश हैं जो अमेरिका जो है जिन पर टैरिफ लगा रहा है, तो उनको जो है एक तरह से ये देश जो हैं एक दूसरे से जो है समझौता करके जो है आपस में जो कह सकते हैं कि जो भी नीतिगत या कह सकते हैं जो भी वैश्विक जो रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको उनमें सुधार कर रही हैं। तो बाइडेन प्रशासन जब था तो उस समय जो है भारत के लिए स्थिरता का कारक माना जाता था कि स्टेबिलिटी थी, लेकिन ट्रंप का प्रशासन जो है अब इसे दबाव बनाने के लिए औजार बना रहा है। तो औजार यही है कि वो जो टैरिफ है, वो टैरिफ जो है पहले 25% था, फिर उसके बाद करके 50% कर दिया इंडिया पे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि इसमें संघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2001 में जो है इस संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, और ये जो है 10 सदस्य देशों ने स्थापना की थी। पहले ये संघाई 5 था, तो पर तब ये SCO के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है 2001 में जब इसकी स्थापना हुई तो यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है ये। 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। जून 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है ये दो कंट्रीज में और शामिल हुए थे, तो ये हो गए थे 8 देशों तक ये सीमित हो गया था। फिर उसके बाद में ईरान इसमें जुड़ गया, एकमात्र गल्फ कंट्री है ईरान जो जुलाई 2023 में जुड़ा, और उसके बाद में बेलारूस ये जुलाई 2024 में जो यूरोपियन कंट्री है ये समूह में शामिल हुआ। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 24% हिस्सा जो है वो SCO कंट्रीज़ में आता है, SCO ऑर्गेनाइजेशन में का फॉर्मेशन में आता है। ये 24% हिस्सा जो है ये एरिया का कवर करता है, और साथ में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 42% ये जनसंख्या को कवर करता है। GDP को अगर देखें तो GDP को भी ये 21% GDP को ये कवर करता है संघाई कोऑपरेशन। तो SCO और भारत की मुश्किलों के बारे में इसको चर्चा करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि SCO के बारे में हमने जाना, इसके ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो संघाई सहयोग संगठन जो है ये अक्सर अमेरिका विरोधी मंच रहा है, और लेकिन इसके अंदर जो है गहरे विरोधाभास भी है। अब दूसरी जो मेन चीज़ है कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के चाहे जो SCO का रवैया रहा है वो हमेशा ढुलमुल का रहा है, एक तरह से वो स्ट्रिक्ट नहीं रहा है, और पाकिस्तान को कभी भी वो एक तरह से सेंटर करता रहा है। तो भारत चीन और भारत पाकिस्तान संबंध यहाँ बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान को चीन का संरक्षण मिलने के कारण SCO कभी भी आतंकवाद पर कड़ा रुख नहीं अपनाता है, और भारत ने बार बार इस मंच पर दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड का जो है ये आरोप लगाया है, इस पर सवाल उठाया है।
भारत चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, तो चीन की जो ये BRI बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो ये सड़क की बात हो रही है, तो उसको लेकर के भारत का रुख भी कड़ा है और भारत इसको जो है सेंटर नहीं करता है, इसका समर्थन जो है इसको नहीं करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाइना को लेकर के। उसके बाद अब दक्षिण एशिया में चीन का असर भी बढ़ रहा है, तो सार्क जो है वो लगभग सार्क की जो है अहमियत जो है एक तरह से वो निष्क्रिय हो गई है। तो उसको जो है चीन जो है वो खालीपन को भर रहा है एक तरह से। खालीपन को भरने का मतलब है जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो या म्यांमार हो, तो इन कंट्रीज़ के साथ में इवन बांग्लादेश के साथ भी जो है चाइना जो है अपने रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए या फिर अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए जो है वहाँ इन कंट्रीज़ में जो है से अपना जो है रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की भी बात यहाँ पर है कि अफ़गानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के साथ अलग अलग मंच बनाए हैं और बीजिंग अब ये जो है एक तरह से चीन जो है अब खुद को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक मान रहा है और साथ साथ में विकास का इंजन मान रहा है, बताने में लगा हुआ है। तो एक तरह से अब जो ये SCO की मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करी जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जा रही है, इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जा रहा है कि ये तुर्की का समर्थन लेने के लिए या फिर वहाँ पे तुर्की जो है वो भी उसके भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वहाँ पे SCO की समिट में। तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान जो है फिर से एक तरह से कश्मीर मुद्दे पर जो है वही जो पुराना पाकिस्तान कहता आया है हमेशा कि वह POK में जो कवर है और चाइना जो है उसको सेंटर करता आया है, उसको लेकर के भी जो है ये SCO की समिट इम्पोर्टेंट है। तो भारत का रुख बिल्कुल कड़ा है इसको लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है और आतंकवाद का संरक्षण करता है। और अभी हाल ही में तो हमारे देश में जो आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर के जो 26 सैलानियों को वहाँ पर मारा और जिसके कारण जो है भारत को फिर उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। उसके बाद डेलीगेशंस जो हैं अलग अलग जगह पर भेजे गए और पूरे विश्व को ये बताया गया कि हमें पाकिस्तान को जो है ये एक तरह से ये प्रमोटर है जो कि आतंकवाद का प्रमोटर है। तो इसको लेकर के चाइना का रुख भी जो है हमेशा डुलमुल रहा है और वो पाकिस्तान को सेंटर करता रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे SCO समिट को लेकर के वो मैंने आपको बताया। जापान अब जा रहे हैं प्रधानमंत्री, पहले जापान की यात्रा करेंगे, जापान के बाद में फिर चाइना जाएंगे और चाइना में जो है SCO की समिट को अटेंड करेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिकली जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको बताना आवश्यक है कि जापान जो है वो 4 द्वीप हैं जापान के। तो सबसे ऊपर जो है वो उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ लगाए तो सबसे पहले होक्काइडो है, फिर हॉन्शू है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। अब इसे पूछा जाता रहा है कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो वो किस द्वीप पर है। तो होन्शू द्वीप पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और होन्शू द्वीप पर ही टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो है। होक्काइडो में ये सबसे ऊपर है और होन्शू द्वीप पर ही जो है हिरोशिमा है और नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप पर है। तो ये ऊपर से लेकर नॉर्थ से साउथ में लगाएंगे तो पहले होक्काइडो है, फिर होन्शू है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। तो ये भी जो है एग्ज़ाम में आता रहा है कि इन द्वीप को जो है जापान के इनको क्रम में लगाइए उत्तर से दक्षिण में। तो ये जो है मेजर टॉपिक मैंने आपको बताया कि अब इसका जो है जब वहाँ पर जो समिट होगी SCO की उसमें क्या किस तरीके से भारत अपना पक्ष रखेंगे और किस तरीके से जो है प्रतिक्रिया आएगी अन्य देश की उसको भी देखा जाएगा और उसके बारे में भी हम भविष्य में जब इस समिट होने वाली है ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को वहाँ पर, तो उसके बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से।
ठीक है, धन्यवाद।